नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें इस क्लास के बारे में तो आप सभी को कहीं न कहीं पता होगा कि अभी जो यह क्लासेस चलाई जा रही है, आपका सामाजिक विज्ञान का यह क्लासेस चल रहा है और यह क्लासेस उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि टीजीटी परीक्षा को पास करना चाहते हैं। क्लास 9th और 10th लेवल के वह शिक्षक बनना चाहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जो कि मार्च में आपका बिहार स्टेट का एग्जाम भी होने वाला है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो कि बिहार स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इस चैनल के बारे में साथियों कि इस चैनल पर आपको क्या-क्या दिए जाते हैं, किस-किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी की जाती है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पे अगर हम बात कर ले अपने चैनल के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो भी शिक्षक से संबंधित जो भी भारत में एग्जाम होते हैं, उन सभी परीक्षाओं का यहाँ पे बारीकी से तैयारी करवाए जाते हैं। जहाँ पे अगर हम बात कर ले तो आप देख पा रहे होंगे टीजीटी परीक्षा हो या फिर हम कह ले पीजीटी परीक्षा हो या फिर आप किसी प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर डी ट्रिपल एस बी के बी एस हो गया ई एम आर एस हो गया, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो साथियों आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़कर रह सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें कि जो यू आपका नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होते हैं जिसमें हम यहाँ पे इस चैनल पर आप सबको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, वह आपको इतिहास हो गए और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, फिलहाल हम यही कराने वाले हैं। अभी कुछ दिनों के बाद है आपका, चूंकि इसी चैनल पर आपको हिंदी साहित्य के भी क्लास मिलेंगे, तो जो भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे बारीकी से और बहुत ही विस्तार से तैयारी करवाए जाएंगे। साथ ही साथ साथियों, आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, चाहे आप बिहार से करना चाहते हो, यूपी से करना चाहते हो या फिर किसी राज्य को, अगर आप स्टेट तैयारी कर रहे हैं स्टेट की और आप चाहते हैं कि आपका टीजीटी लेवल का जो एग्जाम है क्लियर हो, तो आप बिल्कुल इस चैनल से जुड़कर रह सकते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े साथियों। और आप अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेरे बारे में जान पाएंगे कि साथियों मेरा जो क्वालिफिकेशन है क्या है, कहाँ कहाँ मैं अभी तक हम जो सेवा दिए हैं, यह कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है, इन सभी चीजों के बारे में भी आप हमसे जान सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और हम बात करें आगे। तो जैसा कि आप सभी कहीं ना कहीं थंबनेल में देख चुके होंगे कि आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेशन होने वाला है। और यह सेशन जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा जो कि टीजीटी परीक्षा देना चाहते हैं, चाहे आप बिहार में देना चाहते हो या फिर आप यूपी से हो या फिर किसी राज्य से हो। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आज फ्रांस की क्रांति। साथियों इससे पहले आपको बता दें कि इससे भी पहले हम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए, तो हम भौगोलिक खोज के बारे में आपको विस्तार से 2 लेक्चर में समाप्त किए हैं ये चैप्टर। साथ ही साथ हम आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, कैसे स्वतंत्रता संग्राम हुआ अमेरिका में और आजादी कैसे मिला, इन सभी बातों पे हम बारीकी से जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेलिस्ट को भी जरूर चेक किया कीजिएगा। आज जो होगा अपना टॉपिक फ्रांस की क्रांति होगा और लेक्चर नंबर पहला होगा। यह भी लेक्चर आपको 2 पार्ट में मिलेंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे बात करेंगे पृष्ठभूमि पे कि फ्रांस की क्रांति क्या है। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्रांति से कहीं ना कहीं पूरे यूरोप में नहीं कह ले, हम पूरे विश्व में जो है आपको राजतंत्र की, आपको स्वतंत्रता की भावना जागती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह वाला सेशन आज का। और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग शेयर इसको जरूर करते चलिएगा। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस तो आप समझ पा रहे होंगे कि फ्रांस कहीं ना कहीं एक क्या है, तो एक राष्ट्र है, एक देश है जो कि यूरोप का है। यहाँ पे एक आपको शब्द दिख रहा होगा, यह क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो हम पहले भी आपको बताए हैं क्रांति क्या है। तो क्रांति जो होता है साथियों, याद रखेंगे क्रांति अचानक नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत वर्षों से चली आ रही कोई प्रथा हो गया, कोई हम कह ले आपको कानून हो गया या फिर कोई नियम कह ले, वो नियम से जो है उस समय के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, उन पर शोषण होते हैं और इसी का स्वरूप ले लेता है आपको क्रांति, जो कि क्रांति का एक तात्कालिक कारण होता है। और इसी तात्कालिक कारण को हम कहते हैं आग में घी डालने का कारण को। ठीक है ना? तो ये सभी कारणों को भी समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या रही, कैसे यह हुआ और कहाँ तक यह सही था, यह भी बात हम करेंगे। चलिए आगे बढ़े।
बहुत इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है, बस ध्यान से आप लोग को सुनना है, क्या था कहानी। और यहीं से आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन मिलने लगेंगे। चलिए, कहता है यहाँ ध्यान दीजिएगा, सन 1789 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? तो आपको याद रखना है समय की 1789। क्या हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरकालीन घटना थी, जिससे एक युग का अंत होता है तथा दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रस्तर होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको अंडरलाइन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कह रहा है कि जो फ्रांस की क्रांति है 1789 में होता है, और यह क्रांति जो है एक क्या कर रहा है, तो पुराने युग को समाप्त कर रहा है और एक नए युग का आगमन कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम बोले आपको कि जो भी क्रांति होते हैं वो बदलाव मांगता है, बदलाव चाहता है, और बदलाव के भावना से ही कहीं ना कहीं क्रांति होते हैं। ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे भी कोई ऐसे नियम होंगे, कोई ऐसे आपको प्रथा होगा, जिस कारण से वहाँ के लोगों पर कहीं न कहीं शोषण हो रहे होंगे। क्लियर है? तो यही आपका जो है इसका समाप्त होगा। और हम कह लें अगर फ्रांस की बात, तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अभी तक जो फ्रांस है, यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे आपको राजतंत्र है। ठीक है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा-सा हम लिखते चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको अभी तक क्या है, तो राजतंत्र है। ठीक है ना? तो इसी राजतंत्र का है जो समापन होता है फ्रांस की क्रांति के स्वरूप। और आपको क्या होता है साथियों, तो यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना होती है। यहाँ पे आपको राजतंत्र को हटाकर क्या होते हैं, तो जनतंत्र की स्थापना होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग को इस पूरे चैप्टर में समझना है। साथ में यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है आपका नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसके बारे में क्या-क्या इसका जो फ्रांस की क्रांति है, इसका योगदान रहा है, कहाँ तक ये सही था, ये सभी बात हम आज करेंगे। ठीक है ना? चलिए। इस क्रांति ने फ्रांस के में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जो कि यह जो आप देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? स्वतंत्रता, शब्दों पे जरूर आप लोग कोशिश कीजिएगा पकड़ बनाए। समानता और बंधुत्व, ये जो तीन शब्द देख रहे हैं, यह जो तीन शब्द निकला है, यही कहीं ना कहीं पूरे विश्व का क्या कर दिया है, तो साथियों विश्व में जो है परिवर्तन ला दिया है, या फिर कह ले क्रांति लाता है। कौन सा शब्द? तो स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना और बंधुत्व की भावना। कैसे है, क्या था यह भावना, इस पे भी हम अगर बात करेंगे, बस ध्यान से सुनते जाइएगा, सारा क्लियर होगा। मानवाधिकार के नए सिद्धांत आदिम स्वतंत्र पैदा होता है और प्रतिष्ठित किया, जो कि यूरोप के पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी गई। अब जो यूरोप है, यहाँ पे हम कल भी आपको बताए थे कि यहाँ पे पुरानी रीति क्या थी, तो आपको बता दें कि यहाँ पे राजतंत्र था। ठीक है ना? यहाँ पे राजाओं का शासन था। और किसका शासन था? तो चर्च का शासन था। क्लियर है? इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है कब? तो 1789 में। और एक नई व्यवस्था का आगमन होता है, जिसमें जनता ही कहीं ना कहीं मालिक होते हैं। ठीक है? तो इसको जरूर याद रखेंगे। इस तरह के विचार स्वतंत्रता का प्रभात योग जो है, यह आपको पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। पुनर्जागरण काल क्या था, ये हम आपको परसों के लेक्चर में बता दिए हैं। तो आपसे उम्मीद है कि आप उस सेशन को जरूर देख लिए होंगे, या फिर आप बाद में देख लेंगे। चलिए थोड़ा यहाँ समझते हैं क्या कहता है, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। ठीक है ना? यह भी आपको समझना है कि जब पुनर्जागरण काल हुआ था, तो हम आपको बताए थे कि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं, इस बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होता है। और जब बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होगा, जब लोग पढ़े लिखे होने लगेंगे, तो 100% वो क्या करेंगे, अपने अधिकारों की बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे ये सारी चीज आपको समझना है। ये क्रांतियां जो है सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। ठीक है ना? ये हमें समझना है। अभी हम पृष्ठभूमि समझा रहे हैं, फिर कारणों पे भी बात करेंगे कि जो वहां की जनता थी फ्रांस की, उन पर बहुत अलग अलग प्रकार के जो है कारण थे, जो कि उन पर शोषण किया जा रहा था। राजनीतिक था, उन पे सामाजिक था, आपको आर्थिक शोषण किए जा रहे थे। तो ये सभी शोषण पे हम बात करेंगे कि क्यों वहाँ की जनता जो है आपको क्रांति करती है, क्यों वहाँ की जनता जो है आपको बदलाव मांगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसी क्रम में अगर हम बात करें सन 1776 की, तो क्या होता है, तो साथियों 1776 में जो हुआ था वह आपको कल ही बताए हैं कि अमेरिकी की स्वतंत्रता संग्राम होती है, इंपॉर्टेंट है। और इस स्वतंत्रता संग्राम का जो अंत होता है कब होता है, तो आपको बता दें 1783 में होता है। कौन सा संधि के साथ होता है, तो पेरिस की संधि, जो कि हम कल ही पढ़े हैं, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों कि 1783 में जो ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेश की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातत्व व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले जो है आपको समाज की स्थापना करता है, इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए फ्रांस भी इस चीज को मांग करने लगता है। क्लियर है? चलिए, फ्रांस ने इस युद्ध के में ब्रिटेन के खिलाफ जो है अमेरिका का मदद किया था, यह भी हमें याद रखना है। साथ में अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की जो लहर है यह फ्रांस में आई, और अनेक जो सैनिक वहां के थे, इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ भी दिया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? चलिए, यह जो फ्रांस की क्रांति है, यह हम विस्तार में कब पढ़ेंगे, तो क्लास 9 का जब हम आपको बुक पढ़ाएंगे ना, तब पढ़ेंगे। बस हाल ही में अभी 2-3 दिन आप लोग वेट कर लीजिएगा, फिर जब हम क्लास 10th में प्रवेश करेंगे तो वहाँ विस्तार से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का सेशन, वहाँ आपको अच्छे से और भी क्लियर होगा। चलिए, हम पूरा आपको टीजीटी लेवल का जितना भी आपका सिलेबस होगा सामाजिक विज्ञान का पूरा यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है? निःशुल्क पूरा होने वाला है यूट्यूब पे, तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, और 7 बजे शाम को आप लोग क्लास में जरूर देखा कीजिए, जुड़ा कीजिए। ठीक है ना? कुछ दिन रुक जाएंगे तो फिर हम जल्द ही आपके सामने लाइव भी आने लगेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहानी को क्या है और कहानी। तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके मन में उठ रहा होगा यह प्रश्न ना। तो अभी इतना जो हम इतना देर बताए हैं, समझाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, कैसे हुई थी। फिर भी आगे और भी हमें बहुत सारी चीजों को यहाँ समझना है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए, तो यह समझने के लिए हमें तात्कालिक राजनीतिक एवं समाज का अध्ययन करना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला कि कोई भी जो क्रांति होता है यह वर्षों से चले आ रहे प्रथा या फिर हम कह लें उस नियम कानून के खिलाफ तो होते ही हैं, लेकिन कोई ना कोई तात्कालिक कारण जरूर होता है, जो कि वह क्या करता है, तो आग में घी डालने का काम करता है। ठीक है? तो यहीं पे हमें समझना है कि वह कारण कौन सा था। 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक क्या था, तो शक्तिशाली राज्य था, जो कि हम लोग परसों पढ़ चुके हैं। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में आपको कहाँ पे, तो याद रखेंगे मेडागास्कर के टापू पर भी अधिकार कर लिए थे। तो हम आपको बताए ना कि जब 18वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो जो फ्रांस है ये बहुत सारे क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं अधिकार कर लिया था। और फ्रांसी एक ऐसा हम कह ले देश था जो कि ब्रिटेन का कहीं ना कहीं टक्कर भी दे रहा था, इस समय की बात कर रहे हैं हम। ठीक है? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, ध्यान दीजिएगा। लंबे समय तक चले युद्ध के कारण जो है आर्थिक संसाधनों की कमी तथा आपको शासकों के जो है फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता का क्या कर दिया, तो अत्यधिक करों में बोझ डाल दिया। तो यह भी हमें समझना है कि जब कोई भी राज्य में अगर युद्ध होता है, अगर हम आज वर्तमान में भारत की ही बात कर लें, तो जब भी आप देखेंगे कि भारत में किसी प्रकार का युद्ध का संकट हो, या फिर हम किसी दूसरे राज्य की बात कर लें, जैसे अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन के बारे में आप देख रहे होंगे, या फिर हम कह लें आपका किसी भी राज्य के बारे में बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो साथियों जब भी वहां पे युद्ध की स्थिति होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पे संसाधनों की कमी होती है। और जब संसाधनों की कमी होने लगती है, तो वहां की जनता पर क्या करते हैं, तो अधिक टैक्स लगाई जाती हैं। ठीक है ना? ये हमें समझना होगा। तो यही जो टैक्स था इम्पोर्टेंट था, और इस टैक्स जो है इतना अधिक लगाए जा रहे थे वहां की जनता पर, कि वहां की जनता जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत सारे किसान जो वर्ग हैं वो अपने आप को आत्महत्या कर रहे थे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं वहां पे उथल पुथल देखने को मिलती है हमें। ठीक है? सामाजिक विषमताओं में उत्पीड़न जो है आपको, यह उन्होंने क्रांति के कगार पर ले आया। अतः कह सकते हैं कि क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीकों से हम कर सकते हैं, जो कि तरीकाओं की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं क्या क्या कारण था, एक एक करके। यहाँ तक अभी जो हम इतना देर बात किए हैं वो सिर्फ आपको पृष्ठभूमि बताने का प्रयास किए हैं।
ठीक है ना? चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे कारण पे। तो सबसे पहला कारण जो कि हर एक क्रांति का कह ले, हर एक आंदोलन का कारण कहीं ना कहीं होता है, जिसका सबसे पहले यहाँ पे कारण आपको देखने को मिलता है, वह आपका क्या है, तो राजनीतिक कारण है। साथियों याद रखिएगा कौन सा कारण है, तो राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्या था, चलिए देखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया गया है, तो इसको जरूर आप लोग थोड़ा सा अंडरलाइन कीजिएगा, या हो सके तो आपके पास स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए यह बुक जो है आपको एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड पे आधारित है, जो कि हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो 100% आप टीजीटी लेवल का किसी भी राज्य में एग्जाम दें, आप इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना? तो बस धैर्य से पढ़ना है, क्या है नहीं है यहाँ पे बातें करते रहेंगे हम लोग। चलिए, तो साथियों फ्रांस में एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था था, जो कि हम आपको बता ही दिए हैं कि जो फ्रांस है यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, ठीक है ना? और यह व्यवस्था जो है आपको किसका था, तो बुर्बो वंश था। उस समय का जो शासक था वह कौन था, तो लुई 14वां था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है, तो लुई 14वां है। और लुई 14वां जो है किस वंश का था, तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो बुर्बो वंश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है ना? चाहे हम टीजीटी की बात कर लें, हम एस्टेट की बात कर लें। तो बुर्बो वंश का जो शासक है यह लुई 14वां है। और इसके शासन काल में जो है साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद का जो शासक होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो अयोग्य सिद्ध होता है। ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद कौन बनता है साथियों, तो उसके बाद 1774 ईस्वी में जो है आपका लुई 16वां बनता है। ठीक है ना? कौन बनता है, लुई 16वां बनता है, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए यहाँ राजतंत्र है। तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, वंशानुगत कहीं ना कहीं शासन चलेंगे। क्लियर है? तो ये भी हमें समझना होगा। चलिए, तो लुई 16वां जब गद्दी पे बैठ रहा है, कब, तो 1774 में बैठ रहा है। तो इसके आते ही कहीं ना कहीं यहाँ पे अत्यधिक क्या हो गया, निरंकुश नीति अपनाए गए, फिजूल खर्च होने लगे। ठीक है, ये सब होने लगे कहाँ पे, फ्रांस में। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया का राजकुमारी किसके साथ हो रहा है, तो मेरी अंतोयते के साथ हो रहा है। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, नाम ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। किसके साथ हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी है। राजकुमारी का नाम क्या है, तो मेरी अंतोयतन है। ठीक है ना? इसको याद रखेंगे। चलिए, तो जब इसका विवाह इसके साथ हो रहा है, तो उत्सवों में काफी रुपए इसको क्या करता है साथियों, लुटाता है। और अपने खास आदमियों को क्या करता है, तो ओहदे दिलाने के लिए राज्य कर में दखल देनी पड़ती है। ठीक है ना? ओहदे का मतलब क्या है, तो ओहदे का मतलब एक प्रकार से हम कह लें उनका वर्चस्व बढ़ाने के लिए, उनका औकात बढ़ाने के लिए, इस प्रकार के शब्दों का हम यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं ओहदे का। ठीक है ना? चलिए, राजा के वर्साय स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कि कोई भी काम नहीं करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन। अब देखिए, ये जो 15,000 है, ये 15,000 जो अधिकारी है कोई काम नहीं कर रहे, परंतु इसको क्या है, तो साथियों इसको तो कहीं ना कहीं सैलरी देना होगा, सैलरी तो देना ही होगा ना। तो इस तरह से क्या है, ये फिजूल खर्च कर रहा है कौन, लुई 16वां। ये महत्वपूर्ण कारण है, याद रखेंगे। मगर आपका अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे, जो कि हम आपको बता ही चुके हैं। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। देखिए, राजस्व का जो है पूरे फ्रांस में जो आपको राजस्व जो है, इसके जितने भी टैक्सेस वसूले जाते थे, इसका 9% जो सिर्फ खर्च है वह किसको दिया जा रहा है, तो ये जो 15,000 आपको अधिकारी हैं जो कि निठल्ले हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, इसको दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे बात हमें समझना होगा। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिकी के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आजाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, लिब्रे वहां के रुपया है, तो लिब्रे जो है यह आपको खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना? कितने, तो 10 अरब। इस कारण से भी कहीं ना कहीं फ्रांस जो है आर्थिक रूप से आप परेशान होता है। ठीक है, और यही जो परेशानी है या किसके माथे चढ़ रहा है, तो वहां की जनता के। ठीक है ना? ये सारी बात हमें लोग को समझना है। पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों में की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च चलाने के लिए जनता के लिए क्या कर दिया, तो वृद्धि के लिए बाध्य कर रहा था। मतलब जो राजा है कहीं ना कहीं यह लुई 16वां, यह पहले से चली आ रही जो आर्थिक जो है आपको दिक्कतें जो थी फ्रांस में, ये तो वो था ही। साथ में आपको
आर्थिक संसाधनों की कमी से जो है यहाँ पे वहाँ के जो लोग हैं उन पे कहीं न कहीं बोझ बढ़ाया जा रहा था। तो ये कारण एक महत्वपूर्ण है जो कि आपको याद रखना है राजनीतिक रूप से। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, ठीक है? तथा स्टेट जनरल, यह स्टेट जनरल कौन है? जरा हम बात करें इसके बारे में, तो साथियों स्टेट जनरल जो है यह एक संसदीय संस्था थी, ठीक है ना? और यही अगर हम बात कर ले तो राजा की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 में क्या होता है, या फिर हम कह लें सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। किसकी बैठक नहीं हुई थी? तो स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई थी। अब यह स्टेट जनरल का काम क्या था? आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। साथियों, स्टेट जनरल का काम यह था, इसके एक अधिकारी हुआ करते थे और बहुत सारे सदस्य हुआ करते थे। उतना डिटेल में हम नहीं चलेंगे, वो जब हम सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करते हैं तब वहां हम लोग को पढ़ना होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो साथियों, जब स्टेट जनरल की जो होता है इसकी अगर हम बात कर लें, तो इसका जो कार्य था क्या था कि राज्य में कितने खर्च हो रहे हैं, कौन सी व्यवस्थाएं चल रही है सही ढंग से, कौन अधिकारी क्या काम कर रहा है, इन सभी का जो है आपको जो है खाका पेश करना था, यह स्टेट जनरल का काम था, ठीक है ना? और यह जो है आपको राजा के समीप सौंपा करते थे, जो कि 1614 के बाद जो है आपको लगभग 175 वर्षों तक जो है इसकी बैठक नहीं हुई, ठीक है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था कि राज्य का जो आर्थिक शोषण हो रहा है यह आकलन ही नहीं किया गया है, ठीक है? तो ये हम लोग को याद रखना है। लुई अगर हम बात करें लुई चौदहवा की, तो लुई चौदहवा निरंकुश इस बात से पता चलता है कि वह कहा था, क्या कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं ही राजा हूँ, मैं ही राजा हूँ। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है कि आई एम द स्टेट। यह किसका कथन है? तो साथियों यह लुई चौदहवा का कथन है। दे इससे आपको क्या पता चल रहा है? तो इससे पता चल रहा है कि मैं ही राजा हूं, मतलब मैं ही कानून हूं और मैं ही क्या हूं? न्याय हूं। यह कौन कह रहा है? तो यह लुई चौदवा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, और क्या है अपने को जानना है। तो साथियों, यह जो है एक योग्य शासक भी था, तो विद्रोहियों के कुशलता पूर्वक दबा देता है, ठीक है ना? यह क्या करता था, तो विद्रोह जो होते हैं इसी समय में विद्रोह होते थे, लेकिन यह जो विद्रोह होते थे यह कहीं ना कहीं लुई चौदवा जो है इसको दबा देता था। उस समय राज की पूरी शक्ति जो है इसके हाथों में नहीं थी, और लेकिन उत्तराधिकारी की अगर हम बात कर ले तो इस तरह के गुणों का अभाव था, ठीक है ना? तो यही कहा जाता है, एक कहानी यहाँ पे मुझे कहावत पर यहाँ पे आ रहा है याद, कि जो वर्षों से चले आ रहे हैं, जो हम साम्राज्य को बचा कर रखते हैं, आपको राज्य को बचा कर रखते हैं, तो अगर अच्छा उत्तराधिकारी अपना नहीं मिलता है, अगर योग्य पुत्र नहीं होता है, तो यही कारण होता है कि वो सारे के सारे साम्राज्य को कहीं ना कहीं लुटा देते हैं। और यह हमें यहाँ पे अच्छे ढंग से दिख रहा है कि लुई चौदवा जो है यह अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगा हुआ है बेहतर ढंग से। लेकिन वही हम बात करें लुई सोलवा की, तो यह ऐसा व्यक्ति है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से सारा का सारा तहस नहस करवा देता है। चलिए, और क्या है अपने को समझना, जो कि ध्यान दीजिएगा। राजा की निरंकुशता एवं स्वच्छता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमान नामक संस्था की स्थापना होती है, और इसकी संख्या कितनी थी कभी पूछ ले तो 17 थी, ठीक है ना? कौन सी संस्था? तो आपको याद रखना है पार्लमा संस्था। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि पार्लमा संस्था जो है इसका कार्य क्या था, तो साथियों इसका कार्य है आपको राजा के पर अंकुश लगाना। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है कितनी है? तो 17 है, जिसकी गठन जो है आपको न्यायालय के रूप में किया जाता था, ठीक है ना? आज अगर वर्तमान में आप पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, हाई कोर्ट को पढ़ते हैं, तो क्या है? तो यह भी तो एक वही है ना, न्यायालय है। और यह क्या करती है, तो शासक के प्रति जो है निरंकुश लगाती है, शासक को ज्यादा संविधान से बढ़कर काम करने का परमिशन नहीं देती है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है उस समय कौन था, तो पार्लमा था। यह पार्लमा का कार्य था, जो कि क्या, तो उस समय के जो शासक थे उन पर निरंकुशता को और स्वच्छता का निरंकुश लगाना। न्यायाधीशों का जो पद है यह कुलीन वर्ग के सुरक्षित वर्ग, और हम कह लें यह पद जो है आपको जो क्रम के अनुसार जो है यह होते थे, ठीक है ना? मतलब हम कह लें क्रम के अनुसार, जैसे किसी का दादा बना तो फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, ऐसे क्रम से चलता था, ठीक है ना? तो यही आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़े।
किसी तरह का कोई दिक्कत किसी को तो नहीं ना है? आप लोग बताइएगा ज़रूर से कि क्या आप लोग को क्लास ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कुछ दिन आप लोग समय दीजिएगा तो बहुत विस्तार से आने वाला समय में आपको बेहतर ढंग से यहाँ पे क्लासेस करवाई जाएगी। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते चलिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा साथियों, ताकि हम उस चीज़ से आप बदलाव भी कर सकें, क्या आपको चाहिए, क्या नहीं। ठीक है ना? तो ये भी आपको ज़रूर से बताना है। तो कमेंट बॉक्स जरूर उसका जो है आप लोग उपयोग कीजिए और बताइए कि क्या आप लोग को चाहिए, क्या इसमें कमी है, ये सब बातें। चलिए थोड़ा सा अगर हम बातें आगे ध्यान दीजिएगा। इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा के नियंत्रण होते हैं। ठीक है ना? चलिए एक एक चीज हम एकदम विस्तार से चल रहे हैं। देखिए टाइमिंग का जो है कोई इशू नहीं है, ठीक ना? चीजें क्लियर होना चाहिए। चलिए यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, यह जो है आपका फ्रांस का राजनीतिक मानचित्र है। कब का? तो 1789 का, जो कि यह आपको स्केट बोर्ड जो कि बिहार स्केट बोर्ड का है उससे लिया गया है। तो थोड़ा आपको यहाँ क्लियर नहीं दिखेगा, आगे हम क्लियर दिखाएंगे। यहाँ पे जो है आपको क्लियर उतना नहीं दिखेगा। ठीक है ना? ये सारे क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको क्लियर दिखा देंगे। अभी आप लोग बस इतना समझते रहिएगा। इससे हम देखिए आपको बुक इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको पता चल पाए कि जो अपना क्लास 9th का बुक है, 10th का बुक है, कितना इंपॉर्टेंट है। और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया। लेकिन क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस से ही होते हैं, आपके बुक से होते हैं, और आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं उसके अंडर से ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी क्या है? बुराई थी। एक बात जरूर याद रखेंगे, केंद्रीयकरण की बात कर रहा है। तो केंद्रीयकरण जो है, कभी आपसे पूछ ले कि फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बुरी जो बुराई थी यह कौन सी थी, निम्न में से कौन थी? आपको अलग अलग जो है ऑप्शन दे देगा, या फिर एक से अधिक, एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। अब क्या बताइएगा साथियों? तो आपको याद रखना है, टिक लगाना कहाँ है? केंद्रीयकरण पे। केंद्रीयकरण क्या है चलिए समझते हैं। तो स्वायत्त शासन का सर्वतः अभाव था पहला कारण। जबकि पड़ोस के आपको इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन क्या है? स्वतः शासन की संस्था जो है इसके द्वारा ही होते थे। फ्रांस में हर जगह वर्साई के राजमहल की ही प्रधानता थी। यह वर्साई जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वर्साई की जो किला है, यहाँ पे अभी थोड़ा देर में आप देखेंगे कि जो फ्रांस की जनता है यही वर्साई की किला में कहीं ना कहीं क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्साई के राजमहल को, थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। राजा के अलावे कौन थी? तो मेरी आपको अंत्यो अंत्य है। अंत्योन्ते जो है इसके द्वारा जो है शासन का दुरुपयोग करा जा रहा था। ठीक है, जिसके जनसाधारण की धारणा और राजतंत्र को बिल्कुल क्या थे? खिलाफ थी। सन 1789 ईस्वी तक आते आते जो जनसाधारण शासन में भाग लेने वाले जो लोग थे, ये कहीं न कहीं उतावला हो जाते हैं। उस समय वहाँ कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो कि इस उग्र मनोवृत्ति को रोक सके। देखिए, जब जनता क्रोधित होती है, तो कितना भी बड़ा शासक हो, कितना भी निरंकुश शासक हो, उसका अंत होना तय है। यही हमें एक प्रकार से कहीं न कहीं राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र में देखने को मिलता है। ठीक है? यही लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा शक्तिशाली क्या है? तो पक्ष है कि जब जनता एक होता है तो कितना भी बड़ा से बड़ा निरंकुश शासक हो, कितना भी से बड़ा तानाशाह शासक हो, उसका अंत होना निश्चित होता है। चाहे वह हम बात कर ले मिलिट्री उसके पास कितना भी हो, हम बात कर ले आर्म एक्ट लगा दे, कोई भी एक्ट लगा दे, काम नहीं चलता है। ठीक है ना? तो ये सभी बात हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम दूसरे कारण में प्रवेश कर रहे हैं जो कि सामाजिक कारण है। हम अभी तक इतना देर जो है क्या बात किए हैं? तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का पृष्ठभूमि समझाएं शुरुआत में आपको, उसके बाद हम राजनीतिक कारण को बताए हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक कारण, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण था। यह भी एक फ्रांस की क्रांति में एक सबसे बड़ा कारण आपको सामाजिक कारण ही देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान दीजिएगा। कहता है 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज जो कि 3 स्टेट में बटे हुए थे। ठीक है? स्टेट कह ले या फिर श्रेणी कह ले। जैसे हम प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं भारत के, तो हम क्या पढ़ते हैं साथियों कि यहाँ पे भी जो आपका जो वर्ग है, यह क्या है? तो आपको 4 भागों में विभाजन थे। सबसे पहले आपको स्वर्ण है, फिर आपको क्षत्रिय है, फिर आपको वैश्य है, फिर शूद्र है, इस प्रकार से थे। तो यही आपको समझना है कि चाहे कोई भी देश हो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको जो है
समाज जो है यह वर्गों में विभाजन होते ही है, यही हम लोग को समझना है। प्रथम स्टेज जो है इसको पादरी कहा गया है, ठीक है ना? ये हर जगह का कहानी है कि जो पादरी होते हैं, जो धर्म के कहीं न कहीं कुछ जानकार लोग होते हैं, वही संपूर्ण रूप से कहीं न कहीं कब्जा कर लेते हैं। ये अपने भारत का भी कहीं न कहीं कारण था, ये हम फ्रांस में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। तो ये हमें याद रखना है। इसकी संख्या की अगर हम बात कर लें तो लगभग 1,30,000 थी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। पादरी जो कि यहाँ पे देखिए पादरी को क्या कहा गया है तो क्लेर्जी कहा गया है। इसकी संख्या आपको 1,30,000 है, कभी पूछ ले तो आप लोग जरूर इसको याद रखेगा। उसके बाद हम दूसरे स्टेट की बात कर ले तो अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग जो कि आप लोग देखिएगा इसको कुलीन वर्ग भी कहा गया है और इसकी संख्या जो है आपको लगभग 80,000 के परिवार इसके पास थी। उसके बाद हम अगर बात कर ले आगे तो उसके बाद तीसरा जो आपका आता है इसमें बड़े व्यापारी व्यवसाय और कुछ शिक्षित वर्ग थे जिसको आपको याद रखना है। और इसमें अगर हम बात कर ले तो उस समय फ्रांस की संख्या का लगभग 2.5 करोड़, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन है, यही सब आपसे पूछ लेगा। 2.5 करोड़ जो है यह थी आपको कुल जो उस समय फ्रांस की जो जनसंख्या है, यह आपसे कभी पूछ ले कि 1789 के समय देखिए बीपीएससी जो है या फिर हम अगर किसी भी एग्जाम की बात कर ले, खास करके जो अपना टारगेट है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का है, तो हम बता दें साथियों कि बीपीएससी जो है अभी बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी थर्ड फेज की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें खास करके, या फिर आने वाले समय में और भी, क्योंकि अब हर अगस्त में आपको जो है हर साल अगस्त में पेपर होगा ही, तो इसलिए सभी के लिए है। देखिए 1789 के जो फ्रांस की क्रांति हो रही है, आपसे पूछ देगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि उस समय जो फ्रांस की जनसंख्या थी कितनी थी, तो आपको याद रखना है लगभग 2.5 करोड़ थी। ठीक है ना? और फ्रांस में कुल जो भूमि है यह कितने है तो लगभग 40% था। ठीक है, 90% जनता जो है तीसरे स्टेट में थी, जो कि जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। जैसे आज हम देखते हैं भारत की जब वर्ण व्यवस्था को पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कौन, तो शूद्रों की स्थिति। शूद्र जो थे इनको किसी भी प्रकार का कोई जो है अधिकार नहीं थे, बल्कि इनसे सभी काम करवाए जाते थे। तो यही व्यवस्था किसके साथ थी फ्रांस में, तो साथियों आपको याद रखना है यह तीसरे स्टेट वाले की थी। अपने स्वामी की सेवा करना था इनका काम, स्वामी के घर एवं जो है खेतों में काम करना था, सैन्य सेवा देना था अथवा सड़कों का निर्माण में सहयोग देना था, आदि ऐसे ही कुछ कुछ छोटे मोटे काम थे जो कि उनका करना था, गुलाम वाला एक प्रकार से। ठीक है ना? उन्हें अब उन्हें सभी प्रकार के क्या थे तो कर देने पड़ते थे, ये भी उनको ही करना पड़ता था। मतलब सेवा भी करना है और टैक्स भी देना है। ठीक है, इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, आपका जो है व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्प मजदूर, सभी के सभी जो है आपको बुद्धिजीवी वर्ग जो है इसमें आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कौन से लोग हैं तो यह आपको मिडिल क्लास के लोग हैं। ये भी आपको याद रखना है कौन से हैं तो मिडिल क्लास के। चलिए आगे बढ़े। तीसरा जो आपका और क्या है तो छोटे किसान हैं और आपका नौकर, ये सारे के सारे आते हैं, तो ये आपको जरूर याद रखना है। कुछ याद रखें या ना रखें, इस चार्ट को आप लोग जरूर याद रखेगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए सामाजिक कारण, तो आप इस फ्लो चार्ट को जब भी देखेंगे सारा कहानी आज का याद आ जाएगा। ठीक है ना? तो इसको जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पे साथियों हम बात करेंगे क्या कहता है। तो यह जो वर्ग है यह मध्यम वर्ग कहलाता था। ठीक है, जो कि अभी हम बात किए मिडिल क्लास के लोग थे जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। मध्यम वर्ग जो है यह सबसे अहम भूमिका निभाता है। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फ्रांस की क्रांति में जो है कौन सबसे ज्यादा जो है भूमिका निभा रहा है, कौन से वर्ग के लोग, तो आपको मिडिल क्लास के लोग। और याद रखेंगे जब हम भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, जब हम भारत की क्रांति को पढ़ेंगे तो देखिएगा उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनको तो किसी तरह से कोई आंदोलन करना ही नहीं है। पहला कारण, जो सबसे निचले स्तर के लोग हैं वह तो शोषण से ही कहीं ना कहीं परेशान है कि वो अपने अधिकारों के मांग ही नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी क्रांति जो करते हैं वो कौन करते हैं तो साथियों मिडिल क्लास के लोग ही करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको याद रखेंगे। चलिए, मध्यम वर्ग में सबसे अधिक जो असंतोष था जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होने पे भी वह कुलीनों जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना? वो क्या थे तो वही योग्य थे, वो पढ़े लिखे लोग थे, परंतु वह भी क्या थे तो साथियों कुलीनों जो कि कुलीन वर्ग थे उनके जैसा उनको सम्मान नहीं मिल पा रहा था। यही एक सबसे बड़ा कारण था कि जब लोग पढ़े लिखे होते हैं साथियों, जब
हम शिक्षित नहीं हैं, तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मेरे पास शिक्षा आएगा, तो हम क्या करते हैं साथियों, तो हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने इज्जत की बात करने लगते हैं, ठीक है ना? तो यही कारण होता है कि हर व्यक्ति को कम से कम इतना तो शिक्षित होना चाहिए कि वो अपने अधिकारों, अपने स्वाभिमान की बात कर सके, जो कि आपको यहाँ कहीं न कहीं दिख रहा होगा। समानता एवं उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकार से क्या थे, वंचित थे। ठीक है, राज्य के सभी बड़े बड़े जो पद है या कुलीनों के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का जो आधार है यह योग्य होना चाहिए, न कि वंशानुगत होना चाहिए। और इसी कारण तो आपको फ्रांस का क्रांति हो रहा है ना। फ्रांस का क्रांति होने का एक मूल कारण क्या है, तो यही तो है, आपको वंश का जो है, आपको चली आ रही प्रथाएं जो है, वंशानुगत, इसी को समाप्त करना था। तभी तो आप देखेंगे ना कि जैसे ही क्रांति समाप्त हो रहा है, आपको राजतंत्र हटाकर लोकतंत्र का स्थापना हो रहा है। तो इसको जरूर याद रखेंगे। क्या हमने बोला अभी तक, तो सामाजिक कारण में सबसे पहला मध्यम वर्ग में राजनीतिक अधिकारों के प्रति सहजता, सामाजिक असमानता के असंतोष, और आपको कृषक जो है, ये इनका क्या था, तो सबसे दयनीय स्थिति था। तो इतनी आप लोग बात को याद रखिएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। कितना टाइम हो गया है, थोड़ा सा देख लेते हैं टाइमिंग को, कि ज्यादा क्लास बड़ा तो नहीं हुआ है, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। बस इस वाले टॉपिक को कवर कर देते हैं, फिर नेक्स्ट अपना क्लास कल का होगा। देखिए, मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरे थे, ठीक है ना। हम देखिए बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो वर्गों की बात कर रहे हैं। तो मध्यम वर्ग के साथ जो है कुलीन वर्ग जो है, इनके जो है बहुत बुरा व्यवहार होता था, असमानता की व्यवहार करते थे ये लोग, ठीक है। यह बात उन्हें बहुत क्या लगता था, अपमानजनक लगता था। जाहिर सी बात है भाई, लगेगा भी ना। जब पढ़े लिखे लोग हो गए हम, पढ़े लिखे लोग किस बात के लिए सबसे ज्यादा जो है क्रोधित होते हैं, या फिर हम कह ले बल देते हैं, तो वो अपने सम्मान पे बल देते हैं। ठीक है, जब भी हम पढ़ लेंगे, शिक्षा में एक यही पावर है, आपको कुछ दे या ना दे, सम्मान आपको हर जगह दिलाएगा। यही आपको सबसे बड़ी बात याद रखना है, कि जब भी आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हो जाते हैं, तो आप सबसे ज्यादा जो है सम्मान पाने के भूखे होते हैं। ठीक है, इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था कौन सा, तो समानता। मोस्ट इंपॉर्टेंट नारा है, क्योंकि अभी हम बताए ना आपको, तीन शब्द निकला है, स्वतंत्रता, और क्या निकला है साथियों, तो समानता, और क्या निकला है, तो आपको बंधुत्व। ठीक है ना। तो ये सारे बात आपको याद रखना है, बंधुत्व। ये तीन शब्द को याद रखना है, क्योंकि पहला शब्द आपको यहाँ दिख गया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति जो है, यह तो बहुत ही दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व जो है, फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, कुलीन लड़ते थे, और पुजारी पूजा करते थे, और जन साधारण जो है उनका खर्च जुटाते थे। मतलब इतना आपको समझना है। जैसे हम भारत, देखिए आज की जो आपको क्लास है, ये आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो ज्यादा याद रहेगा। हमने क्या बोला कि भारत जो है, ये 4 वर्णों में विभाजन था। आपको सबसे पहला आपको पुरोहित है, फिर क्षत्रिय है, फिर आपको वैश्य है, फिर शूद्र है। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है, जो पुजारी लोग हैं यहाँ पे, वो कौन है, तो कुलीन वर्ग है। और यह किस पे शासन कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना है, यह जो है आपको साधारण लोगों पे शासन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारे बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा कारण है आर्थिक कारण। और साथियों, आर्थिक कारण जो है आपको कल के सेशन में हम लोग करेंगे, क्योंकि क्लास जो है मुझे लग रहा है काफी बड़ा हो चुका है। एक विनती आपसे करना चाहेंगे, क्लास को डेली और टाइम से जुड़कर आप लोग ध्यान से देखेगा, तो बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, अपना जो उद्देश्य है, बहुत सारे विद्यार्थी अभी नहीं देख रहे होंगे। क्यों नहीं देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे कि अभी जो है आपका अगस्त में पेपर होगा शिक्षक भर्ती 3.0 का, या फिर एस्टेट का जो है मार्च में पेपर होगा, तो ये बहुत टाइम है। तो इसलिए हम आपको बता दें कि देखिए, टाइम खत्म होते टाइम नहीं लगता, ठीक है ना। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आप लोग अभी पढ़िएगा, तो बेहतर से भी बेहतर करने में आप सक्षम होंगे। ठीक है, क्योंकि अपने पास जो है जीएस का भी पेपर जो है सॉल्व करना है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये इसके साथ साथ जो है हम लोग को जीएस भी आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग से विनती है कि इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे साथियों, थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आप सभी जो है प्यारे साथी, जो भी हमें देख रहे हैं अभी, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमें कोई अलग सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं, या फिर हमसे मिलकर रहना चाहते हैं, तो आप हमें साथियों फेसबुक पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे,
आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट, एग्जाम की नोटिफिकेशन, स्टडी मटेरियल और क्लासेस के जो भी अपडेट होंगे ये समय समय पर दिए जाएंगे। साथ में आप हमसे डायरेक्ट मैसेज करके बात भी कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप लोग जो है विस्तार से शांति से सुने हैं क्लास को। ठीक है, और किसी भी प्रकार का आप लोग का कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप लोग को बार बार बोलते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स का जरूर उपयोग कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा है, क्या क्लास में कोई और बदलाव करना चाहिए या फिर नहीं, ये सब जरूर बताएंगे। ठीक है ना। और आप लोग अगर क्लास में नए आए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने विद्यार्थी हैं तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपका सपोर्ट हमें कितना मिल रहा है। साथियों, यही सब जो कारण है, इससे हमें पता चलता है कि हम आप तक क्या क्या पहुंचा सकें। तो प्लीज यह कुछ कारण है जो कि आप लोग जरूर कर कर जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।